तो बीजेपी और सहयोगी दलों के जो विधायक हैं उनके लिए ट्रेनिंग का आयोजन जो किया जा रहा है लखनऊ में। वहीं दूसरी तरफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने राजा भैया से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। कह रहे हैं राज्यसभा में हमारी बंपर जीत होगी, मतलब एनडीए की बंपर जीत होगी। राजा भैया एनडीए को वोट करेंगे, ये दावा कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। राजभर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है, राज्यसभा का चुनाव आ गया है और उसमें भी चुनाव ऐसा है कि बहुत कांटे की लड़ाई होगी एक सीट के लिए। अब आप ये बताइए, आपके सारे विधायक किधर हैं? हम जिधर हैं। आप किधर हैं? एनडीए के साथ हैं। एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा। लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है, झूठा हवा बांध रहे हैं। बहुत तोड़फोड़ हो रही है, इधर उधर से तोड़फोड़। आपके पास तो उतनी सीट उतने वोट ही नहीं है, कहाँ जिताएंगे आप? अपना जो 8वां कैंडिडेट है वो कैसे जीतेगा? वोट कहाँ है आपके पास उतने? कहाँ नहीं वोट है? हमने देखिए 6 महीना पहले मैंने कहा हूं, जब इंडिया गठबंधन बना तो उसी समय मैंने 2 लाइन लिखा अपनी कलम से कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री। लगातार क्या ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे। एनडीए पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उत्तर प्रदेश 10 जहां से राज्यसभा के लिए चुनकर जाने हैं कैंडिडेट्स, इसमें से बीजेपी 8 जो है वो अपने नाम कर लेगी। ऐसे में अब सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, राज्यसभा की बाजी क्या पलट देंगे योगी? अभय जी, कहां तो 7 ही सीट नंबर के हिसाब से पहले बीजेपी जीत पा रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से आरएलडी साथ में आ गई है, राजा भैया को भी कमोबेश कहीं ना कहीं अपने पाले में ले आया गया है, तो मतलब योगी ने बाजी पलट दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक प्रबंधन है वो हमेशा ही विपक्षी पार्टियों के मुकाबले बहुत मजबूत होता है। आमतौर पर हम लोग सोचते रहते हैं कि विपक्षी पार्टी कुछ करेगी, बाद में पता लगा वो जो काम विपक्षी पार्टी को करना था वो भाजपा ने कर दिया। ये कई बार हम लोग देख चुके हैं। इसलिए अगर ज़्यादा ये सोचा जाए कि भाजपा ही इसमें कामयाब होगी तो वो ज़्यादा मुझे तर्कसंगत लगता है। जहाँ तक राजा भैया का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने उनको अपने पक्ष में करने के लिए मेरा मानना है कि नरेश उत्तम अपने अध्यक्ष को उनके पास भेजा था। दोनों के बीच में बैठक भी हुई और उन दोनों ने मिलकर खाना भी खाया और उनकी तस्वीर जो जाहिर है कि जब उनके डाइनिंग रूम में वो लोग खाना खा रहे थे तो वो उनकी मर्जी से ही खिंची होगी, उनकी मर्जी से ही सोशल मीडिया पे गई होगी, तो वो तस्वीर भी गई। उसकी वजह से काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लेकिन अंततः राजा भैया जो है वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के साथ बहुत गहराई के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो उनसे अलग जाए। बिल्कुल, तो मतलब पलड़ा जो है वो बीजेपी एनडीए का भारी नजर आ रहा है। राकेश शुक्ला जी। जी बिल्कुल, अभी जैसे अभय जी बोल रहे थे राजा भैया की बात है। राजा भैया का वोट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2 वोट यदि सपा के साथ गया तो सपा की मेहनत खत्म हो जाएगी और उसका जो तीसरा कैंडिडेट है वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि राजा भैया जो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल जी के बहुत करीबी थे, आखिर वो समाजवादी पार्टी से दूर क्यों हुए? 2013 में अखिलेश जी की सरकार के समय पर एक हत्याकांड के मामले में उनसे इस्तीफा ले लिया गया। उसके बाद 2019 में जिस बसपा कांड उन पे पोटा लगा, उसका और सपा का गठबंधन हुआ। ये जो मनमुटाव है वो अखिलेश के साथ राजा भैया का अभी भी है। इसलिए योगी जी के साथ जाने का फायदा उनको होगा और मेरे पास जो जानकारी उसके हिसाब से शायद वो इस बार प्रतापगढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं। तो ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट मिला, क्योंकि अब पहले वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना दल को सहयोगी दल को दिया गया था प्रतापगढ़, पिछली बार वो भारतीय जनता पार्टी अपना खुद उम्मीदवार उतारी और इस बार भी वो यदि गठबंधन होता है राजा भैया के साथ तो प्रतापगढ़ सीट भारतीय जनता पार्टी राजा भैया को दे सकती है और राजा भैया विधानसभा से लोकसभा में दिखाई दे सकते हैं। ये आपने बड़ी अंदर की खबर बताई है। अक्कू सर, ऐसे में ये जो पहले कहा जा रहा था कि साहब बीजेपी की तरफ से 8 उम्मीदवार उतारकर कहीं ना कहीं मामले को रोचक बनाया जा रहा है, रोचक नहीं मतलब जीत की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली थी और इसी वजह से 8 उम्मीदवार उतारे। राजा भैया उसमें केंद्र हैं और केंद्र इस तरीके से हैं, अगर वो इधर से उधर हो जाते हैं तो चीज़ें पलट जाती हैं। दूसरा यही उत्तर प्रदेश में 37 विधायक चाहिए एक राज्यसभा की सीट को जीतने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का जो गणित है वो उसके आसपास उनको 8वीं सीट के लिए संजय सेठ के आने थे जो पहले तक नहीं थे, लेकिन अंतिम दिनों में संजय सेठ लाए गए और संजय सेठ को जिताने की कोशिश होगी। संजय सेठ के लिए उन्होंने जो क्रम किया है
वो ये है कि पहली वरीयता के जो वोट हैं वो तो होंगे ही, दूसरी वरीयता के वोट से वो आगे बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक अखिलेश यादव को अभी कहना था कि हमने खुली छूट दे रखी, जो जिसको चाहे उसको वोट करे, तो मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति में ऐसा होता है। और ख़ासतौर से राज्यसभा चुनाव में तो कतई नहीं होता है। राज्यसभा चुनाव में तो एक एक सर पर नाम लिखा होता है कि कौन कहाँ डालेगा और कहाँ देगा वोट। क्यों? क्योंकि 37 वोट अगर बर्बाद नहीं करने हैं तो फिर वो उसी हिसाब से उनको लगाया जाएगा। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मैं प्रोफेसर चंद्रचूड़ के पास आऊं, उससे पहले जरा दिखाते हैं दर्शकों को। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर दावे और जो प्रतिदावे हैं उसका दौर तो जारी है। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं संजय निषाद, कह रहे हैं जितनी जरूरत है उससे ज्यादा वोट एनडीए को मिल जाएंगे। पहले भी क्रॉस वोटिंग होता रहा है और क्रॉस वोटिंग करके लोग जिताते रहे हैं। इतिहास रहा, विपक्ष ने भी ऐसा किया है। तो क्रॉस वोटिंग करें, आएंगे और जीत हमारी होगी निश्चित रूप से। इतनी आवश्यकता उससे ज़्यादा ही लोग आएंगे। अब देख लीजिएगा समय आने पर जो काम मोदी जी योगी जी ने करके दिखा दिया है। जनता का प्रेशर भी उस विधायकों के पास है कि नहीं आप सरकार के साथ रहिए। लोकदल के कार्यकर्ता मथुरा के बहुत उतावले हो रहे होंगे। हमने बातचीत किए हैं जो आगामी राज्यसभा चुनाव है उस संबंध में, और सभी विधायक एक मत पार्टी के निर्णय के साथ। इंडिया में तो नहीं है। तो ये आप अलग अलग बयान सुन रहे थे। प्रोफेसर चंद्रचूड़ का रुख करते हैं। वो जो अभी अखिलेश यादव बात कह रहे थे ना कि साहब दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है केंद्र की तरफ से, तो ये बयान किस रूप में नजर आता है? वो हार के बाद क्या दलील दी जाएगी उसी की तैयारी के लिए ज्यादा नजर आता है? देखिए रोमाना जी, जहाँ तक राज्यसभा चुनाव का सवाल है और खास करके यूपी से, तो हम सब जानते हैं कि जिस उम्मीदवार के लिए ये सब हो रहा है वो उम्मीदवार पहले समाजवादी पार्टी में थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए। तो इसलिए जाहिर तौर पर कोशिश पूरी ये रहेगी दोनों दलों की कि इनकी जीत से ये साबित हो सके कि किसके पास किसका पलड़ा भारी है। लेकिन जहाँ तक राजा भैया का सवाल है, तो राजा भैया के बारे में हम सब जानते हैं कि उनका वर्चस्व तो है उस क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी वर्चस्व है। हो सकता है कि उससे लगा जो उत्तर प्रदेश से जो लगा बिहार का पोर्शन है, वहाँ भी थोड़ा सा उनका वर्चस्व हो सकता है। तो कोशिश राजा भैया की ये रहेगी कि इतनी बार्गेनिंग कर लें कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी उनके पास कुछ ऐसे उनका नियंत्रण हो, ताकि उसको उस तरफ से वो कर सके। मैं एक सेकंड में लूँगा। और ये देखिए, राजनीति में खास करके जब बार्गेनिंग होती है और ऐसे सिचुएशन में जब बार्गेनिंग होती है, तो जो क्रिटिकल नंबर होता है, जैसे राजा भैया के पास अभी क्रिटिकल नंबर है, तो जो क्रिटिकल नंबर जिसके पास होता है वो अपने स्ट्रेंथ से ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट बार्गेनिंग कर पाता है। तो इसको राज्यसभा से ही मत देखिए। ये हो सकता है, संभव हो कि इस बार्गेनिंग में जिस दोनों तरफ से, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी या समाजवादी पार्टी की तरफ से। शुक्ला जी कह रहे थे कि वो लोकसभा चुनाव के टिकट की दावेदारी रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव और उसमें ये तोलमोल वाला दाव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।